नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए मैथ्स पेडागोजी से संबंधित सुपर 15 क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूं, जो आपके शिक्षक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। देखिए इसमें ऐसा क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आप लोगों को बताना होगा, जो सही नहीं है उसको बताना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक संख्या वाली केवल चार अभाज्य संख्याएं हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। अभाज्य संख्या अपरिमित से अनेक हैं। देखिए यहाँ पर जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं के केवल दो गुणनखंड होते हैं, ये तो सही है। अभाज्य संख्या उनको कहते हैं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, एक एक होता है और दूसरा स्वयं, ठीक है। एक तो एक होगा और दूसरा स्वयं, जिनका मतलब जैसे दो का निकालेंगे तो दो का अभाज्य गुणनखंड एक और दो, तीन का निकालेंगे तो एक और तीन। इस तरह से संख्याएं जो होती हैं जिनके केवल दो ही गुणनखंड होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहते हैं, मतलब ये सही है। एक अंक वाली केवल चार अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपका दो, तीन, पाँच और आपका सात, ये एक अंक वाली चार हैं, ये भी सही है ना। आगे देखिए जैसे तीसरा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। तो सभी अभाज्य संख्या, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। जैसे दो आपका आगे है तो ये सम संख्या है, और जैसे आपका कई भी जैसे 15 होता है तो ये विषम संख्या होते हुए भी आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो इस तरह से ये गलत हो जाता है, मतलब इसका सही आंसर यही है, ठीक है। अभाज्य संख्या अपरिमित से अनेक होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है, ये गलत है, ठीक है, सही नहीं है। बाकी तीनों सही है, तो यहाँ पर आंसर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए प्रारंभिक कक्षाओं में बोला है गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना के लिए कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जो सबसे सटीक है उसको बताना है, जो सबसे करीब होगा उसको बताना है। पहला ऑप्शन इस तरह से है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना एवं इस संदर्भ में प्रश्न देना, पाठ्यपुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1 सही आंसर है। यहाँ पर इसमें है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें, इसी से महत्वपूर्ण, यही एक अति महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न इस तरह से है आप लोगों के सामने। प्रश्न तीसरा है, एक विद्यार्थी ग्लास में भरे हुए पानी को ग्लास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है, क्या चीज स्पष्ट नहीं है उसको बताना है। आयतन की अवधारणा, आयतन की माप, आयतन का सूत्र या फिर आयतन की इकाई। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आयतन की इकाई, उसको पता नहीं है कि आयतन किसको बोला जाता है, ठीक है। आयतन की इकाई क्या होती है वो उसको पता नहीं है, तो उसको आयतन की इकाई सिखाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। गणितीय विषयों पर होने वाली अनुसंधान में प्रमुख योगदान होता है किसका, कल्पना का, तार्किक चिंतन का, गणितीय मूल्य का या फिर गणितीय समस्याओं का। तो यहाँ पर जो सही आंसर है तार्किक चिंतन का होता है। तार्किक चिंतन से ही गणित विषय पर होने वाले अनुसंधान का प्रमुख योगदान होता है, बहुत बार बता चुका हूँ। अगला प्रश्न इस तरह से है, किस विषय में अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है। गणित में, भूगोल में, इतिहास में, हिंदी में, तो किस विषय में किया जाता है, गणित में किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। अमूर्त को मूर्त रूप प्रदान किया जाता है, ठीक है, मतलब अज्ञात को ज्ञात दिया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित की तुलना धार तेज करने वाले पत्थर से की जाती है, यह कथन है हॉब्स से, हॉब्स ने, फ्रॉवेल ने, फ्रायड ने या फिर स्किनर ने, किन्होंने दिया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तेज करने वाली धार करने वाली पत्थर ऐसा कहा है, ठीक है। किन्होंने कहा है, तो इसको कहा है हॉब्स ने। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा, हॉब्स ने कहा है गणित की तुलना किससे की है, धार तेज करने वाली पत्थर से की है। पत्थर एक होता है जिससे जैसे कुल्हाड़ियों का धार तेज किया जाता है ना, उसी तरह से इंसानों का दिमाग को, धार को तेज किया जाता है गणित से, ऐसा कहा है हॉब्स ने। 7वां नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से किस कार्य में गणित उपयोगी नहीं है। यहाँ पर कुछ कार्य दिए हैं, उसमें जिसमें गणित उपयोगी नहीं है उसको बताना है आप लोगों को, जैसे मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, दार्शनिक विकास में या फिर भौतिक विकास में। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे मानसिक विकास में तो जरूरी है, शारीरिक
सामाजिक विकास में भी जरूरी है, भौतिक विकास में भी जरूरी है। किसमें जरूरी नहीं है? तो दार्शनिक विकास के लिए जरूरी नहीं है। इसके लिए आपके पास दार्शनिक विचारधारा होनी चाहिए, तभी आपका दार्शनिक विकास हो सकता है। ठीक है, गणित से नहीं होगा, गणित से कोई संबंध नहीं है दार्शनिक का। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, गणितीय भाषा का स्वरूप होता है। गणितीय भाषा का स्वरूप कैसा होता है? सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, या फिर सरल भाषा के रूप में? तो यहाँ पर जो देखिए गणित की भाषा का स्वरूप होता है पृथक भाषा के रूप में। ये अपना अलग ही एक भाषा है, गणित का अपना अलग ही एक स्वरूप है। ठीक है, आगे देखिए, गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड और बहुत सारे हमने भी प्रैक्टिस करा दिया। रोजर बेकन, हैमिल्टन, प्लेटो या फिर रसेल का? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 1 है, रोजर बेकर या फिर रोजन बेकन का है। ठीक है, अगला प्रश्न, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? एक बच्चा अगर गणित पढ़ता है तो उसमें कौन सा गुण का विकास होता है? आत्मविश्वास, तार्किक सोच, विश्लेषिक सोच, या फिर ये सभी? तो यहाँ पर जो सही आंसर है देखिए, आत्मविश्वास बढ़ता ही है, तार्किक सोच भी बढ़ेगा, विश्लेषण करने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10वां का। आगे देखते हैं, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र और नियम की सहायता किसमें लेते हैं? संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन या फिर निगमन? तो यहाँ पर सूत्र नियम इस तरह के आ जाएंगे तो वो हो जाता है निगमन हो जाता है, याद रखिएगा। निगमन विधि में सूत्र और नियमों की सहायता हम लेते हैं। आगे देखिए, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं। कब गति प्राप्त करेगा? तो चर्चा या वाद विवाद द्वारा, मौखिक कार्य द्वारा, लिखित कार्य द्वारा या फिर अभ्यास कार्य द्वारा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 है, अभ्यास कार्य द्वारा प्राप्त कर सकता है। ये पिछले क्वेश्चन मैंने बताया था, उसमें मौखिक कार्य बताया था, इसमें बहुत सारे कमेंट आया था अभ्यास कार्य होगा, अभ्यास कार्य होगा। तो यहाँ पे आप अभ्यास कार्य लगा सकते हैं। मौखिक कार्य, अभ्यास कार्य दोनों दिए रहे, तो आप अभ्यास कार्य लगा सकते हैं, वहां पे उसको सुधार लीजिएगा पिछला वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिलें हैं? व्यवकलित जमा, व्यवकलित घाटा, या फिर तुलनात्मक जमा, या फिर तुलनात्मक घाटा? तो यहाँ पर जो 13 नंबर का सही आंसर लिया गया था वो है ऑप्शन 3, तुलनात्मक जमा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो सही नहीं है उसको बताना है। देखिए, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, गुणात्मक प्रकृति का है, एक संख्या में अंक की स्थिति का मान बताती है, यह योगात्मक प्रकृति का है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन 1 में लिया गया है। प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोला है, तो सही नहीं है वह इसमें 2 की प्रणाली वाला हो जाएगा, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। अंतिम प्रश्न देखते हैं, गणित अभ्यास और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, किसने कहा था? बेकर, हाम्बेन, लॉक या फिर डटन? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हाम्बेन ने कहा था। संस्कृति और सभ्यता का दर्पण हाम्बेन ने कहा था, ऑप्शन 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे सुपर 15। आई होप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की क्लासेस आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।